अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फिज़िक्स का एक माइंड मैप क्रिएट करने वाले हैं विच वुड टाई ऑल द मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स टुगेदर। इससे हमें फ़िज़िक्स की लार्ज डोमेन्स के बारे में पता चलेगा और फिर हम फिज़िक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, फिज़िक्स एक बहुत ही कोलोसल सब्जेक्ट है covering a wide array of many different topics। बड़ी बड़ी गैलेक्सी से लेकर छोटे से एटम, बल्कि थोड़ा और डीपर जाएं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक फिज़िक्स हर सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, जिसकी वजह से कभी कभार मुश्किल हो जाता है ये समझाना कि कैसे सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ मैप जो कि ये दिखाएगा कि कैसे हर ब्रांच एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है। आई एम श्योर यू नो व्हाट अ मैप इज, राइट? किस पर्पस के लिए होता है मैप? एग्जैक्टली डायरेक्शन बताने के लिए। सिमिलरली ये मैप ऑफ फिज़िक्स जो हम आज क्रिएट करने वाले हैं हमें सिटी ऑफ फिज़िक्स में गाइड करने के लिए है, राइट? कि उसकी मुख्तलिफ रोड्स, ब्रांचेस का हमें पता चले कौन सी हैं और क्या क्या सबवेज हैं इस शहर में, राइट? फिज़िक्स लार्जली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है: क्लासिकल फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, रिलेटिविटी। लेट्स स्टार्ट विद क्लासिकल फिज़िक्स। और क्लासिकल फिज़िक्स में एक बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम आपने लाजमी सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन। हम न्यूटन के बारे में क्या जानते हैं, सोचे ज़रा। व्हाट इज़ ही फेमस फॉर? यप, ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। उसके साथ साथ आई एम श्योर दैट आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे। उसके लॉज ऑफ मोशन ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह कोई भी चीज़ जिसका मैटर है वो कैसे हिलती है अगर उस पर ज़ोर अप्लाई किया जाए, और उसका लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इंतहाई खूबसूरती से प्लैनेट्स के मोशन को फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करता है। ना सिर्फ यही बल्कि उन्होंने कैलकुलस भी इन्वेंट किया। कैलकुलस एक सुप्रीमली पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जिसकी वजह से हमने न्यू फिज़िक्स की बुनियाद रखी। एंड यस, कैलकुलस मैथ्स का ही एक हिस्सा है, बट दीज टू सब्जेक्ट्स आर एक्चुअली इंसेपरेबल। आपने एक कोटेशन सुना ही होगा, मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, यानी मैथ्स ही फिज़िक्स की बुनियाद रखता है। न्यूटन ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, यानी कि द फिज़िक्स ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में हम रोशनी की स्पीड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और कैसे मुख्तलिफ मटेरियल्स के थ्रू रोशनी ट्रैवल करती है, जैसे कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, राइट, जिसको प्रिज्म्स और लेंसेज में देखा जा सकता है। These prisms and lenses are used to focus light in telescopes, microscopes and cameras. टेलीस्कोप से हम स्पेस की गहराई में देख पाए एंड वी वर एबल टू ऑब्जर्व अ वाइल्ड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और यही बुनियाद कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स की बनी। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स इज एक्चुअली क्लोजली रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ वेव्स। क्या आप वेव्स के बारे में जानते हैं? डू यू नो एनीथिंग लाइक व्हाट आर वेव्स? क्या आता है, कोई गेसेस हैं? वेव्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो एक मीडियम के थ्रू गुजरने वाली डिस्टर्बेंसेस हैं जिनमें एनर्जी पाई जाती है, जैसे कि साउंड वेव्स या वाटर वेव्स। आप सबने ऑफ कोर्स पानी की लहरों को देखा ही होगा, राइट, जब उसमें रिपल्स आते हैं, बिल्कुल कुछ इसी तरह ही। लेकिन जहाँ वेव्स को एक मीडियम की ज़रूरत है, उनके कंपैरिजन में लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। क्या आपने कभी गौर नहीं किया कि किस तरह ज़मीन पे सूरज से रोशनी पहुंचती है आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम इन स्पेस? लाइट वैक्यूम से गुजर सकती है जबकि साउंड नहीं कर सकती, लेकिन लाइट सारे वेव्स के प्रिंसिपल फॉलो करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। और ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे लेकर जाती है।
जिसमें हम मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने डिस्कवर की थी। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड हाउ लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जंप करें तो हमने अभी बात की थी कि क्लासिकल फिज़िक्स ऑब्जेक्ट्स की हरकत को डिस्क्राइब करती है जब उन पर जोर पड़ता है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स हमें लिक्विड गैसेस के फ्लो के बारे में बताती है। द एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आर वेरी वास्ट, लाइक हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितनी लिफ्ट जनरेट हो सकती है एक एरोप्लेन विंग में, या एक गाड़ी कितनी एरोडायनामिक है। चलिए अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। डज एनीवन ऑफ यू नो व्हाट थर्मोडायनामिक्स इज? ये एनर्जी की डिस्क्रिप्शन है और किस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मूव करती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एंट्रोपी, लेकिन फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। ये फिज़िक्स का एक फंडामेंटल हिस्सा है। आई मीन कम ऑन, फिज़िक्स एनर्जी दे गो वेरी मच हैंड इन हैंड। तो ये तो बात हुई क्लासिकल फिज़िक्स की। अब हम प्रोसीड करते हैं फिज़िक्स की सेकेंड लार्ज डोमेन पे, जो कि है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का अगर जिक्र हो तो एक ही साइंटिस्ट जहन में आते हैं और वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ही वॉज द वन हु डेवलप्ड द थ्योरीज ऑफ स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी ये डिटरमिन करती है कि किस तरह लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम बहुत तेज़ स्पीड में ट्रैवल करें तो वक्त आहिस्ता गुजरता है। Sounds weird, right? लेकिन time dilation actually happens when we travel in fast speeds or near the speed of light. E is equals to mc square का तो आपने सुना ही है, right? The famous formula. E is equals to mc square ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह मैटर और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अच्छा, now let's come towards general theory of relativity. ये हमें ये बताता है कि स्पेस और टाइम एक ही फैब्रिक का हिस्सा है, जिसको स्पेस टाइम बुलाते हैं। स्पेस टाइम कॉजेज ग्रेविटी। अब हम फिज़िक्स की थर्ड लार्ज डोमेन पे आते हैं, जो कि है क्वांटम फिज़िक्स। इसमें एटॉमिक थ्योरी आती है जो एटम्स के नेचर को एक्सप्लेन करती है, फ्रॉम अ टाइनी स्फीयर to electron orbits to energy levels to the electrons being wave-like charge distributions from the protons in a nucleus। ये सब कुछ atomic theory explain करती है और भी ज़्यादा। और भी ज़्यादा से क्या मतलब है? Actually, protons के अंदर subatomic particles भी हैं। So yeah, it pretty much covers everything inside an atom. Condensed matter physics क्वांटम फिजिक्स को डिस्क्राइब करती है और क्वांटम इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो वो आपको क्या लगता है किस चीज़ के बारे में है? एनी गेसेस? वेल, नाम से ही जाहिर हो रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो न्यूक्लियर फिशन एंड फिजन रिएक्शंस। जबकि पार्टिकल फिज़िक्स में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंड ऑल दीज पार्टिकल्स आर डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिज़िक्स। क्वांटम फील्ड थ्योरी क्वांटम फिज़िक्स का नक्शा खींचती है और उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ रिलेट करती है। ओके बच्चों, यहाँ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। आइए हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि वी रिमेंबर ऑल द फाइनर पॉइंट्स ऑफ द लेसन। फर्स्टली, हमने क्लासिकल फिज़िक्स में सर आइजैक न्यूटन के बारे में बात की एंड हाउ ही इज़ द किंग ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स। ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ही केम अप विद द लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने हमें कैलकुलस दिया जिसकी वजह से हम ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स को फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट कर पाए। सो वी गॉट कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, जिसका भी रिलेशन फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स से है, विच इनेबल्ड अस टू क्रिएट टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की, जिसमें हमने लाइट की नेचर को डिस्कस किया कि लाइट एनर्जी है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
फिर हमने रिलेटिविटी में एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज़ को डिस्कस किया, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आए, जिसमें हमने एटॉमिक नेचर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात की। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट, who can be regarded as the king of classical mechanics? Is it A, Sir Isaac Newton, B, Michio Kaku, या C, Aristotle? Second, gravity is caused by dash. A, is it the sun, B, electromagnetism, या C, space-time? Third, Albert Einstein declared that matter and dash are forms of each other. Is it A, sound, B, light, C, energy? 4. Dash can travel through vacuum. A, is it vibrations, B, is it waves, or C, light? Fifth, theory of relativity was given by A, James Clerk Maxwell, B, Albert Einstein, या C, Sir Isaac Newton? ओके बच्चों, यहाँ तो हमारा लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी सो फार। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। Until then, खुदा हाफिज़ and take care of yourself.